हेलो माय लिसनर्स, माय डियर व्यूअर्स, आप सबको नमस्कार। ये वीडियो मैं जो बनाने जा रहा हूँ, जिस बारे में मैं इसमें बात करूँगा, ये बेसिकली है रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी में क्या चेंजेस हुई हैं पिछले 10-20 सालों में। हालांकि मैं इस बात पे कोई आर्ग्यूमेंट, कोई डिबेट नहीं रखना चाहता, इसलिए नहीं कि मुझे आर्ग्यूमेंट्स नहीं पता है, इसलिए कि मैं चाहता हूँ जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं, वो खुद भी इस चीज़ को पढ़ें और समझें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हैं, उसमें मैंने अपनी सारी एनालिसिस, सारी रिपोर्ट्स, जो मेरी समझ है उस बेसिस पे मैंने उसमें पूरी तरह डिटेल्स दी हुई हैं। एक्सेल फाइल्स में आपको डाटा मिलेंगे और देयर आर मेनी रिपोर्ट्स, देयर आर मेनी पीडीएफ्स, सरकार गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है गूगल ड्राइव की, और उसमें से मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे व्यूअर्स, लिसनर्स को डेफिनेटली उसके थ्रू गो थ्रू हों एंड एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनने की कोशिश करें। बिकॉज इकोनॉमी जो है वो गवर्नमेंट की सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। एंड एज देयर ए लाइन गोज, गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स। जब इकोनॉमी, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, तब देश की सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो भी अच्छी रहेगी। तो इसी के साथ एक ये छोटा सा वीडियो है जिसपे कुछ बातें मैं रखना चाहूँगा, और वो दरअसल ऐसा है कि अब जैसे नेशनल इलेक्शंस जो हैं, लोकसभा इलेक्शन, अभी ये डिक्लेयर हो गया है कि जून 4 को जो लोकसभा इलेक्शन 2024 है उसकी रिजल्ट डिक्लेयर होगी, और अप्रैल 19, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अप्रैल 19 से 7 फेजेस में लोकसभा इलेक्शंस होने जा रही हैं इंडिया में। सो with the national elections drawing closer, the debate over the performance of the Indian economy has moved center stage. पिछले महीने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में व्हाइट पेपर रखी दैट कंपेयर्स हाउ द इंडियन इकोनॉमी हैज़ फेयर्ड अंडर द बीजेपी गवर्नमेंट, यानी 2014-15 से 2023-24, एंड द कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट, दैट इज 2004-5 से 2013-14। The tone of the document is really political. It's an attempt to show how the economy was mismanaged by the UPA government. और मैं इसे पॉलिटिकल इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इंस्टीट्यूशनली जो गवर्नमेंट की कन्वेंशन रही है, द मिनिस्ट्री इज नॉट सिनोनिमस विद द गवर्नमेंट ऑफ द डे। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर तो वही रहेगी ना। सो it's up to you people, it's up to the people decision, it's up to the people what they take, how they see this thing. But ये मेरा ओपिनियन है and it's purely my opinion. The white paper begins by saying that in 2014 the Indian economy was in a fragile state, public finances were in bad shape, and there was widespread corruption. फिर वही व्हाइट पेपर, it credits the BJP government for turning around the country's economic prospects after coming to power and setting the economy on a recovery and growth path in the Amrit Kal. And now जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं
उनका एक संकल्प उन्होंने ले रखा है कि भारत को विकसित भारत बनाना है बाय 2047। और डेफिनेटली इसमें 140 करोड़ जो पॉपुलेशन है इंडिया की, हर एक का कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो जब मोदी जी 2014 में आए थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। पर आप सबको मालूम होगा और होना चाहिए भी कि इसी सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्कैम कहना सही रहेगा। खैर, हम ये ना करें कि उस सरकार ने ये नहीं किया, हमने ये किया, या फिर हमने ये किया है, उन्होंने ये नहीं किया है। हर गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ अच्छा होता है एंड गवर्नेंस इज कंटिन्यूटी। कोई भी एक सरकार सब कुछ नहीं कर पाती, एक कारवां चलते रहता है। एक सरकार एक काम को शुरू करती है तो दूसरी सरकार उस चीज को आगे लेकर जाती है एक नए विजन के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे जीएसटी का बिल कांग्रेस लेकर आई थी, बीजेपी ने उसे इंप्लीमेंट किया। जनधन अकाउंट्स हैं, वो कांग्रेस ने लाई थी, आगे बीजेपी ने जाम ट्रिनिटी के नाम पे इसको आगे बढ़ाया। नरेगा, एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये पिछले सरकार की पॉलिसी है जिसको मौजूदा सरकार ने आगे बढ़ाया है। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आज है, जिसमें 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन 2028 तक की व्यवस्था की गई है, ये योजना मनमोहन सिंह जी के दौर में फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत शुरू हुई थी। इवन वाजपेयी जी की भी कई पॉलिसीज थी जिसको मनमोहन सिंह जी ने आगे लेकर चले। आजकल एक फैशन चलता है सोशल मीडिया में, इवन इन पार्लियामेंट ऑल्सो, कि पिछले 70-75 सालों में कुछ नहीं हुआ है। तो ये बात सरासर गलत है। हम 70 सालों में पिछले सरकारों की गलतियां रही है। हाँ, पिछले 70 सालों में सरकारों की गलतियां रही हैं, और एक स्टेट्समैन वही है जो गलतियों को एक्सेप्ट करके इंक्लूसिव माइंडसेट के साथ अक्रॉस पार्टी लाइंस, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका कर्तव्य को वर्ड टू वर्ड फॉलो करे। दैट इज व्हाट डिफाइंस एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट, ए प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट। जितनी मेरी समझ है, प्रेजेंट गवर्नमेंट में जो सबसे प्रोडक्टिव एसेट अक्रॉस पार्टी लाइंस मिनिस्टर हैं, वो है नितिन गडकरी जी। आप जब भी उन्हें सुनेंगे, ही स्पीक्स अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, हिज कमिटमेंट्स, अचीवमेंट्स ऑफ व्हाट हैज ऑकर्ड ऑन ग्राउंड रियलिटी। ये नहीं कि कहीं सोशल मीडिया में कुछ कहनी है तो ऐसे ही हवाबाजी कर दें। क्या फेल्योर रही है, कहाँ चैलेंजेस रही हैं, और इस बात को वो एक्सेप्ट करते हैं। ऑन सिमिलर लाइंस, Honorable External Affairs Minister Dr. Jaishankar. These two people can be called an astute politicians who speak the language of conviction, commitment, coordination, and collaboration. And that's how an economy gets transformed. Indian economy transformed from being a vulnerable one post-independence to industrialized economy by 1970s, to IT revolution in 80s, to LPG reforms post-1991, and now being the world's 5th largest economy. So इन फेजेस में डेफिनेटली जितनी भी सरकारें रही हैं उनकी कंट्रीब्यूशन रही है। वी शुड एक्नॉलेज इट रेदर देन
तू मैं करें हम, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी को एनालिसिस करने का एक जो पैटर्न ये होना चाहिए कि मौजूदा सरकार जो करंट गवर्नमेंट है उसमें क्या फेल्योर्स रही हैं और पिछली सरकार की उस डोमेन में क्या अचीवमेंट्स रही थी। दैट शुड बी कंपेयर्ड, रेदर देन ये ना करें कि हमने ये किया है, तुमने ये नहीं किया है, और तुमने ये किया था तो हमने ये नहीं किया, या तुम्हारी ये गलती थी तो हम भी यही चीज कर रहे हैं। द आर्ग्यूमेंट शुड गो अबव दिस लाइन और एक स्टैंडर्ड मेंटेन करनी चाहिए। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि इकोनॉमी इज नॉट ए गेम where we are trying to settle scores against respective governments. It's a continuous policy that takes hold of government approach. At this critical juncture in India's growth trajectory, the ruling party needs to break free of the game of one-upmanship and use its platform and opportunity to present a detailed and thorough roadmap for India, Viksit Bharat, that will be necessary to meet the goal of making the country a developed economy by 2047. And that is what, as Prime Minister has laid down the concept, the idea of Viksit Bharat Sankalp Yatra. Let's make India Viksit Bharat in 2047. That's it from this video. और मेरी व्यूअर्स लिसनर से रिक्वेस्ट रहेगी कि डेफिनेटली इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से 10-20 सालों में हमारी इकोनॉमी क्या ग्रो हुई, कितनी ग्रो हुई, अक्रॉस पैरामीटर्स, सरकार का क्या ओपिनियन है, अपोजिशन पार्टीज की क्या स्टैंडिंग है, इसको जानने के लिए मैं ये कहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक गूगल ड्राइव की फोल्डर है, उसको डाउनलोड करें और ज़रूर पढ़ें। थैंक यू। ये है नए भारत का आह्वान, ये है नए भारत की जबरदस्त शक्ति। ये 10 साल के बदलाव का कमाल है कि सरकार ने पॉलिसी स्तर पर सुधारों के साथ नए रिफॉर्म्स करते हुए प्राइवेट सेक्टर को रक्षा क्षेत्र से जोड़ा और एमएसएमई स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया। ये 10 साल के बदलाव का कमाल है कि एक तरफ 7,000 करोड़ रुपए के निवेश से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं, तो वहीं हेलीकॉप्टर बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भी भारत में प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है। ये 10 साल के बदलाव का कमाल है कि देश का रक्षा उत्पादन 2 गुना से भी ज्यादा यानी 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हो चुका है। 10 वर्षों में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण स्वदेशी कंपनियों से ही खरीदे गए हैं। 10 वर्षों में 150 से ज्यादा नए डिफेंस स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपना लड़ाकू हवाई जहाज बनाया है, भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी भारत में बनाए जा रहे हैं और अब आधुनिक इंजन का निर्माण भी भारत में होने वाला है। इतना ही नहीं, अब 5th जनरेशन लड़ाकू विमान भी हम भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। ये 10 साल के बदलाव का कमाल है कि कभी दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर भारत अब एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन चुका है। ये 10 साल के बदलाव का कमाल है कि बर्बाद हो चुकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को जीवन दान देकर उन्हें 7 बड़ी कंपनियों में बदल दिया गया है। बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके जिस HAL का मजाक बनाया जाता है, आज वो रिकॉर्ड प्रॉफिट लाने वाली कंपनी में तब्दील हो चुकी है। ये 10 साल के बदलाव का कमाल है कि देश ने अपने वीर बलिदानी सैनिकों के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक बनाकर अपनी कृतज्ञता जताई और CDS के गठन की इच्छा शक्ति दिखाते हुए इसे संभव कर दिखाया। देश की सेना अब अत्याधुनिक हथियारों और सुविधाओं से लैस है और देश के बॉर्डर अब कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। यही तो है सशक्त और आत्मनिर्भर भारत। A bullet train takes 0 to 100, it takes 54 seconds. Vande Bharat does that in 52 seconds. For a common person, I'll say कि आपको जो हवाई जहाज में जो एक्सपीरियंस मिलता है वही एक्सपीरियंस आपको
अगर एक ट्रेन में चाहिए तो उस ट्रेन का नाम है वंदे भारत। And the features start right here, starting with the seat which can rotate a complete 180 degree, as you can see. Also, these seats come with separate charging points for each passenger. Another important feature of this coach is the brilliant cooling system. This doesn't really blast cold air on your face, but cools you down to a comfortable level. There are also these smart screens which display information related to the train's next stop and so on and so forth related to the train's itinerary. These are automatic doors. At the press of a button, you can see this door will open. This door is not only automatic but is also wide enough. Conventionally, we've seen on Indian Railways coaches that the doors were very narrow, very difficult to pass by. Moving on, we see that this is the pantry area. This is where all the food is kept. It's heated. As you can see, the doors are automatic, which means that every time there is no movement, the doors will shut. Again, we'll come to the pantry area. This is where all the food is kept. It's heated and cooled depending on what is being served. As you can see, the light is blinking. If I press this button, I'll be able to talk to the train's manager in case of an emergency. This door is completely automatic, which means that once this door is shut by the loco pilot or the train's manager, you can't really open this door unless the train comes to a halt at the next stop. Moving from one coach to another has been nothing short of a horror. But with the Vande Bharat coach, you can see I can stand right in between and not be scared. These are briefly some of the features of the Vande Bharat train. For a train designed to run at 180 km per hour and sanctioned at 160, this seems to be rather slow. In fact, over the last 2 years, the average speed of Vande Bharat trains has been 83 km per hour. So why is Vande Bharat in the slow lane? The tracks basically decide what is the maximum speed at which a train can run. Let's say you take a bullet train today and run on the existing tracks. You cannot run the bullet train at 350 kmph. You will have to run the bullet train also at the speed at which the tracks are designed for. These are tracks which are designed way back 40, 50, 60 years back. We have mountain regions, we have deep curves running up to 2 to 3 degree. So when all these things are available, we cannot change the entire track structure also in one day. We have constructed 5,200 kilometers of new tracks and upgraded about 4,000 kilometers of old tracks. What is the total network of Switzerland? 5,000 kilometers. So upgrading a network equivalent to Switzerland's entire network. That is the pace at which work is being done. Wherever there is a single line, we are making it a double line. If there are 2 lines, we are making it introducing a 3rd line. Once that happens, that takes place, we'll have a lot of path available. Once the path available, at least from 130 km per hour, which the train is capable of, and which the infrastructure is capable of supporting, that much average speed will be attained. The distance up to 550 or 600 kilometers, you can comfortably do sitting. So that is a chair car format. Beyond 500, 600 kilometers, a sleeper format is getting developed. Delhi, Howrah, Delhi, Mumbai, Delhi, Indore, they are still now 15 hours, 14 hours journey. They'll become almost 11 hours or 12 hours, almost overnight journey. Bandra Metro is also being planned to launch as a train which will be running between distances up to 150 or up to 200 kmph. Vande Suburban will be for utilization in suburban areas. That the difference there is it's a wide-bodied train with a width of 12 feet.
We can make a train of 250 kmph. Given opportunity, we can make a train of 300 kmph plus also. The team at ISF is very confident that we are ready